नारहन एस्टेट द्रोणवार वंश की अनसुनी गाथा अध्याय 2 नेपाल की तराई, जहां से नरहन के इतिहास की शुरुआत हुई। विशेष सूचना। यह श्रृंखला उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों, स्थानीय वंशावलियों तथा जनश्रुतियों पर आधारित है। जहां इतिहास मौन है, वहां लोक स्मृतियों का उल्लेख उसी रूप में किया गया है। यह पूरी श्रृंखला आपको केवल नरहन इतिहास एवं वर्तमान पर ही क्रमबद्ध रूप से देखने को मिलेगी। पिछले अध्याय में हमने जाना कि नरहन की कहानी नरहन से नहीं बल्कि नेपाल की धरती से शुरू होती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि नेपाल के एक राजवंश का इतिहास बिहार के नरहन एस्टेट से जुड़ गया? क्या यह केवल संयोग था, या इतिहास की कोई ऐसी घटना जिसने सदियों के लिए सब कुछ बदल दिया? आज हम समय का पहिया लगभग 600 वर्ष पीछे घुमाएंगे। नेपाल की तराई। आज से लगभग 600 वर्ष पहले कल्पना कीजिए, न कोई पक्की सड़क, न बिजली, न आधुनिक शहर। चारों ओर घने जंगल, दूर दूर तक फैली दलदली भूमि, और उन्हीं जंगलों के बीच बसे छोटे छोटे राज्य। आज जिसे हम नेपाल का सप्तरी जिला कहते हैं, वह उस समय भी एक महत्वपूर्ण भूभाग था। यह इलाका केवल खेती के लिए ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि यह मिथिला और नेपाल को जोड़ने वाला मार्ग भी माना जाता था। व्यापारी, साधु, विद्वान और सैनिक इसी मार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाया करते थे। इसी कारण जो भी इस क्षेत्र पर शासन करता, उसका प्रभाव केवल एक गांव तक सीमित नहीं रहता था। राजबनौली, एक भूला हुआ नाम, इसी सप्तरी क्षेत्र में स्थित था। राजबनौली आज शायद बहुत कम लोग इस नाम से परिचित हों, लेकिन स्थानीय परंपराओं और कुछ ऐतिहासिक उल्लेखों में इसे एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इसी राजबनौली में द्रोणवार ब्राह्मण कुल के एक शासक का नाम सामने आता है, राजा गिरिनारायण पुरादित्य। उनके बारे में अलग अलग परंपराएं मिलती हैं। कुछ उन्हें केवल एक स्थानीय राजा मानती हैं, तो कुछ उन्हें पूरे सप्तरी क्षेत्र का प्रभावशाली शासक बताती हैं। लेकिन एक बात लगभग हर परंपरा में समान मिलती है कि वे अपने समय के प्रभावशाली शासकों में गिने जाते थे। कौन थे राजा पुरादित्य? इतिहास के उपलब्ध उल्लेख बताते हैं कि पुरादित्य केवल तलवार चलाना ही नहीं जानते थे, बल्कि विद्वानों का सम्मान भी करते थे। यही कारण है कि उनका नाम आगे चलकर महाकवि विद्यापति के साथ भी जुड़ता है। हालांकि उस प्रसंग पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अभी इतना समझना आवश्यक है कि राजा पुरादित्य का दरबार केवल सैनिकों का नहीं, बल्कि विद्वानों, ब्राह्मणों और सलाहकारों का भी केंद्र माना जाता था। द्रोणवारों का बढ़ता प्रभाव। स्थानीय वंशावलियों में उल्लेख मिलता है कि द्रोणवार कुल धीरे धीरे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहा था। वे केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं थे, आवश्यकता पड़ने पर युद्धभूमि में भी उतरते थे। यही कारण था कि आसपास के क्षेत्रों में उनका सम्मान भी था, और शायद कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या भी। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब भी कोई शक्ति तेजी से उभरती है, तो उसके मित्रों से अधिक उसके शत्रु पैदा होने लगते हैं। और द्रोणवारों के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। मिथिला से संबंध। उसी समय मिथिला में भी राजनीतिक हलचल चल रही थी। राजाओं के बीच संघर्ष, सीमाओं को लेकर विवाद और बाहरी आक्रमणों का भय। ऐसे समय में नेपाल और मिथिला के कई शासक एक दूसरे से मैत्री संबंध बनाए रखते थे। इसी संदर्भ में राजा पुरादित्य का नाम मिथिला के इतिहास में भी दिखाई देता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान अभी सामने आना बाकी है। इतिहास का एक अनसुलझा प्रश्न। इतिहासकार आज भी एक प्रश्न पर पूरी तरह सहमत नहीं है। क्या द्रोणवारों की बढ़ती शक्ति कुछ लोगों को सचमुच डराने लगी थी, या ये केवल बाद में बनी लोक कथाओं का हिस्सा है? इसका उत्तर देना आसान नहीं, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जिस परिवार का प्रभाव बढ़ता है, उसके विरोधी भी बढ़ने लगते हैं। और आगे चलकर यही विरोध एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जिसने द्रोणवार वंश का भविष्य बदल दिया। अगले अध्याय की झलक। अगले अध्याय में हम जानेंगे सुंदर पांडे कौन थे, क्यों उनके पुत्र साधु पांडे और माधो पांडे का नाम द्रोणवार इतिहास में सम्मान से लिया जाता है, और कैसे एक युद्ध ने पूरे सप्तरी क्षेत्र की राजनीति बदल दी। क्या सचमुच एक विजय के पुरस्कार में उन्हें विशाल भूभाग उपहार में मिला था, या यह भी इतिहास और जनश्रुति के बीच छिपा एक रहस्य है? जानेंगे अगले अध्याय में। यदि आप चाहते हैं कि नरहन एस्टेट
द्रोणवार वंश और उनसे जुड़े इतिहास, लोक कथाओं तथा उपलब्ध प्रमाणों की यह विस्तृत श्रृंखला बिना किसी कड़ी के आप तक पहुंचती रहे। तो अभी नरहन इतिहास एवं वर्तमान पेज को फॉलो करें। याद रखिए, यह पूरी श्रृंखला आपको केवल नरहन इतिहास एवं वर्तमान पर ही क्रमबद्ध रूप से देखने को मिलेगी।